साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस अर्थात यूपी पीसीएस 2024 के लिए या पीटी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है। तो इसका जो टेस्ट नंबर 1 है, यह प्राचीन भारत पर आधारित प्रश्नों को इसमें रखा गया है। पूरे 150 प्रश्न हैं जो कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। तो इन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये बाइलिंगुअल हैं और ये प्रश्न आपके पीटी 2024 के साथ-साथ जो आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये कथन आपका सत्य है। दूसरा, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाया है। ये गलत है। इसके लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें आपका सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आता है, इसके संबंध में जो है आपके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु केवल पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाया है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहा जाता है तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। देखिए, भारत में पाषाणकालीन संस्कृत का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो भारतीय प्रागैतिहास के पिता कहे जाते हैं, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पुरा पाषाण के एक हस्त कुठार की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी, 100 अरब नहीं, 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन अभिनूतन युग कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाइस्टोसीन या अभिनूतन युग कहा जाता है। तो केवल दूसरा कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, पहला कथन क्या है कि मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। सही है। कारण, क्योंकि सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए थे। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? देखिए, पुरा पाषाण काल ये 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सही है। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व। ये तीन के तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का आविष्कार जो है किस काल में हुआ? तो आगे का आविष्कार जो है ये पूरा पाषाण काल में होता है, जबकि पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में। और आगे का आविष्कार तो आपका पूरा पाषाण काल में हो गया था, परंतु इसका जो उपयोग करना मनुष्य ने सीखा, वो आपका इसका उपयोग नवपाषाण काल में करता है। ठीक है, तो उसके उपयोग को करना सीखना नवपाषाण काल की घटना है, और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की घटना है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो उसने सर्वप्रथम जो है, जो आपका मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में जागृत होती है, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु, किसका? तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी था। और ये कुल्हाड़ी कहाँ से सर्वप्रथम मिला था? अति रम पक्कम में इसके सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला, कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। नहीं, गलत। कृषि और पहिए दोनों का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं और जौ थी। ये कथन आपका सही है, इसलिए
बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो कहां से मिला? मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट है। यह वर्तमान में क्वेटा, कलात और शिवी नगरों के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? देखिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोलडीहवा से मिले हैं। कोलडीहवा से मिले हैं। ठीक है, कोलडीहवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कथन कांड से संबंधित है। कथन कांड पर आधारित है। देखिए, आपका कथन है आपका कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज होती है। यह कथन आपकी सही है। ठीक है, दूसरा कारण जो है इसका, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। यह भी सही है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। स्पष्टीकरण जो कारण है वो कथन की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं। दो सूचियां, एक तरफ मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं और दूसरा उनकी अवस्थित, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, आपका राजस्थान बागौर कहां पे है? बागौर आपका राजस्थान में है, तो 3 से मिला दीजिए। 3 से। ठीक है, लंघनाज जो है ये आपका गुजरात में है, 2 से मिलाइए। चौपानी मांडो जो है उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, 1 से मिलाइए। उत्तर प्रदेश में देखिए चौपानी मांडो है, सराय नाहर राय है, महदहा है, दमदमा है। आदमगढ़ कहां पे? आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और यहीं पर आपका भीमबेटका की गुफाएं भी हैं मध्य प्रदेश में। तो 3214 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो ये जो है पत्थर के बने थे। स्फटिक अर्थात पत्थर के बने हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय प्रागैतिहास के पिता के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था? तो सबसे प्राचीन नगर जो था वो मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कपड़े की छपाई के जो अवशेष हैं वो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, वहीं जखेड़ा से क्या मिला है? जखेड़ा से आपका लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र की चूड़ियां मिली हैं। कोल्डीहवा से जो है चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था, कौन कौन से जीव थे जिनसे मानव परिचित था? तो देखिए, बंदर, मछली, हाथी, इन सभी से परिचित था। 1 2 3। देखिए, इसके अतिरिक्त बंदर हो गया, हिरण है, बकरी, गाय, भैंस, बैल, नीलगाय, शुअर, बारहसिंगा, गैंडा, हाथी आदि, इन जिनके अवशेष जो है शैलाश्रय की कलाकृतियों से उपलब्ध होते हैं। तो उस काल का मानव जो है कछुओं, मछलियों इत्यादि से परिचित था तथा विभिन्न प्रकार के फूलों, पुष्पों, कंदमूलों से भी परिचित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन हमारे पास दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। देखिए, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुआक ने किया था। यह कथन आपका सही है, 1865 में किया था। ठीक है, तो पहला कथन सही। दूसरा, संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती हैं। यह कथन जो है गलत है। देखिए, विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है। तो यहां पर भारत में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं जो है बाद में दृष्टिगोचर होती हैं।
तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौपाषाणकालीन स्थल गुफकराल, गुफकराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गुफकराल कहाँ पे है? श्रीनगर में है, ठीक है। तो देखिए दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे, सही है। दूसरा, औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। गुफ कराल का मतलब क्या होता है? कुम्हार का गुफा। इसकी खोज जो है वर्ष 1981 में ए के शर्मा ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से किस एक पशु से परिचित नहीं थे? तो देखिए ये शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। हाथी चीता हिरन से परिचित थे, हाथी चीता हिरन से परिचित थे, परंतु शेर से परिचित होने का कोई भी अभी तक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। भेड़ बकरी कुबड़ और कुबड़ रहित बैल भैंस जंगली भैंस हो गया, जंगली सुअर हो गया, कुत्ता बिल्ली सुअर मुर्गी हिरण कछुआ हाथी ऊंट गैंडा और बाघ शामिल थे जिनके बारे में साक्ष्य मिले, परंतु शेर के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। अगला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे आप देखें आयातित वस्तुएं और स्थान, देखिए सोना का जो आयात होता था वो अफगानिस्तान ईरान और दक्षिण भारत से होता था, तो पहला सही है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान से, ये भी सही है। कीमती पत्थर जो है ये बलूचिस्तान और राजस्थान से आता था, हरियाणा से नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा वाला गलत है, तो 1 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से, तो इसमें से देखिए आपका कुंताशी, कुंताशी जो है गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है, यह हड़प्पा कालीन स्थल है। हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले मेरठ में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल है। सिनौली, सिनौली भी, एक सेकेंड, सिनौली जो है यह आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, ठीक है। और हुलास, सॉरी हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, जबकि सिनौली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ यह सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन के पास स्थित एक नौपाषाण स्थल है। यह हड़प्पा स्थल नहीं है मेहरगढ़, ये नौपाषाण स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है? आयातित वस्तुएं और स्थान, देखिए चांदी आपका ईरान और मेसोपोटामिया से आता था, सही है। फिरोजा ये ईरान से आता था। लाजवर्द मणि बदखशा से आता था और सेलखंडी ईरान से, तो ये सभी के सभी सुमेलित हैं। 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इन चारों में से कौन सा हरियाणा में? तो राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिले में, ठीक है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, धौलावीरा लोथल ये आपका गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन से हैं, सही कौन से हैं। पहला, सिंधु सभ्यता के बारे में, इस काल में स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यहां समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। प्रथम वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग जिसमें पुरोहित चिकित्सक ज्योतिषी आते थे, द्वितीय वर्ग में योद्धा वर्ग आता था, तृतीय वर्ग में आपके द्वितीय में योद्धा वर्ग हो गया जो सैनिक वर्ग था, तृतीय में व्यापारी शिल्पी कलाकार इत्यादि आते थे, चतुर्थ वर्ग में श्रमिक वर्ग आया करता था। यहाँ पे दो को दोनों विशेषताएं सही हैं, तो डी ऑप्शन 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन से हैं। इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, सही है। इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था, यह कथन गलत है। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण धारण किया करते थे, इसलिए आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए इसमें चंदहोदड़ो मोहनजोदड़ो कोटदीजी ये कहाँ पे हैं? सिंधु नदी के तट पर है। कोटदीजी मोहनजोदड़ो और चंदहोदड़ो,
परंतु रोपड़ जो है, रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। तो देखिए कौन से सही है। पहला, इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन में कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये कथन गलत है। जो सामग्रियां मिले उसमें तांबे, कांसे, मिट्टी, लकड़ी का उपयोग किया जाता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, नहीं। ये जो है विभिन्न प्रकार के इन्हें धातुओं का ज्ञान था, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा, लोहे का ज्ञान नहीं था इनको, ठीक है। तो मिट्टी की वस्तुओं को पकाकर उपयोग में लाया जाता था और उन पर पॉलिश और चित्रकारी की जाती थी। तो केवल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर दो के दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे, सही है, यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। इनकी बैलगाड़ियों की छत जो है लकड़ी से ढकी हुआ करती थी। दूसरा, इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। ये दो के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। दो कथन। पहला, इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। देखिए, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली यहां पे मौजूद थी। धातु मुद्रा का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते, यहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, ठीक है। तो यह कथन आपका सही है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित पुरा स्थलों पर विचार कीजिए। चार हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, देशलपुर गुजरात के भुज जिले में स्थित है, ठीक है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में है। चित इसके अतिरिक्त आपका अली मुराद, अली मुराद सिंध प्रांत में स्थित है, अली मुराद सिंध प्रांत में स्थित है। और खरवी गुजरात में। ये सभी के सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। 1 2 3 4 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल शिनौली अवस्थित है कहां पे। शिनौली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के बागपत जिले में, मेरठ या बागपत जिले में स्थित शिनौली गांव में है, ठीक है। यहां से हड़प्पा कालीन शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बार थोड़ा सा और देख लेते हैं सिनौली के बारे में। पहली बार इस स्थल से नर कंकालों के साथ दो श्रृंगी तलवारें भी मिली हैं, जो ताम्रनिधि संस्कृत से संबंधित है। इससे पता चलता है कि ताम्रनिधि संस्कृत का संबंध उत्तर हड़प्पा संस्कृत से था। और एक दूसरे शव के पास किसी पशु को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन से हैं। पहला, अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहां लेखन हेतु चित्राक्षर लिपि का प्रयोग होता था, जो संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कथन सही है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सैंधो लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य रूप से पढ़ा नहीं जा सका। दो के दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे, ये कथन सही है। दूसरा, यहाँ के निवासी मूर्त कला एवं नृत्य कला से भी परिचित थे, ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी, ये कथन सही है। इनका उपयोग सिक्के के रूप में तो नहीं, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, सिक्के के रूप में प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो कथन सही है, कांड गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है क्या। देखिए, सिंधु सभ्यता की देन क्या माना जाता है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था और बहुफसली कृषि व्यवस्था, ये सभी के सभी जो है आपके सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है, तो 1 2 3 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मोहरों का उपयोग, पशुओं का धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार, बहुदेववाद का प्रचलन, माता देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि जो है ये सिंधु सभ्यता की देन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, कथन कांड का प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए, कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता माना जाता है। कारण, क्योंकि यहाँ धार्मिकता तो उपस्थित है किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो कथन कांड दोनों सही है और
कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना इनमें से सही कौन से कथन है। पहला, इस सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चंदहुदड़ो और लोथल से उद्घाटित उद्घाटित हुए हैं, ये कथन सही है। दूसरा, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः यहाँ धातु के मन के प्रयोग नहीं किए जाते थे, ये कथन आपका गलत है। देखिए, सोने के मन के सोने देखिए आपका गहनों का ढेर जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है और इसमें सोने के मनके और अन्य आभूषण भी शामिल हैं। तो सोने और चांदी के मनके भी पाए जाते थे, तो इसलिए पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला नृत्य कला से परिचित थे। सही है। कारण, क्योंकि यहाँ से कई नृत्य अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ पे कथन कारण सही और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा। पहला, आर्यों को वैदिक संस्कृत के संस्थापक माना जाता है। आर्यों को वैदिक संस्कृत का संस्थापक माना जाता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है। नहीं, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट होता है, विजेता नहीं होता है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन सा। पहला, ऋग्वेद संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने का सही है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, यह भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है, आर्यों का आरंभिक जीवन किस पर आधारित था? तो आर्यों का आरंभिक जीवन जो है वो पशुचारण पर, किस पर? पशुचारण पर आधारित था। ठीक है। कृषि उनके लिए गौण कार्य हुआ करती थी और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का कथन क्या है आपका? देखिए, कथन कांड का कथन है आपका संभवतः वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। सही है। कारण, क्योंकि बोगज कोई या एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो कथन कांड दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो किसके बारे में कहा गया है उपयुक्त वर्ण? ये ऋग्वेद के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन संस्था विदत ऋग्वैदिक कालीन संस्था विदत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा। देखिए, यह एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी जिसका महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। नहीं, देखिए, विदत जो था, विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। देखिए, ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसे प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो विदत एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, ये एक प्रशासनिक संस्था थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे तथा नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, राजा का चुनाव करना जो है समिति का कार्य था। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था और जो सभा होती थी, सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति जो थी वो आम जनप्रतिनिधि सभा थी और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका हुआ? विदत। विदत का जो है 122 बार उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताने में सही कौन से हैं। पहला, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिद अवेस्ता में समानता पाई जाती है, यह कथन सही है। दूसरा, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था, यह सही है। दो के दोनों कथन सही हैं और ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया, तीसरे मंडल में। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्य शब्द का प्रयोग जो है, जो वध योग्य नहीं है, यह गाय के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? गाय के लिए। सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल का 90वां संख्यक सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है और इसमें इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के किस या किन देवताओं का उल्लेख
मिलता है। तो इसमें देखिए इंद्र के बारे में, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इन सभी का वर्णन जो है इसमें आपका मिलता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान और संबंधित विद्वान, मतलब वो जो धारणा दी गई है या सिद्धांत दिया गया है किस संबंधित विद्वान ने दिया है, इसको हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, यह मानना कि ये मध्य एशिया या बैक्टीरिया से है आर्यों का मूल निवास स्थान, मध्य एशिया बैक्टीरिया को किसने माना है? तो ये माना है प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, तो 3 से मिला दीजिए इसको। उत्तरी ध्रुव किसने माना है? उत्तरी ध्रुव जो है बाल गंगाधर तिलक ने माना था, 1 से मिला दीजिए। सप्त सैंधव प्रदेश किसने माना? सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र ने माना है, तो 2 से मिलाइए। तिब्बत किसने माना? दयानंद सरस्वती ने माना है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन। आर्यों का मूल निवास स्थान और संबंधित विद्वान, फिर से देखिए, दक्षिणी रूस किसने माना? दक्षिणी रूस जो है ये आपका नेहरिंग व प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड अर्थात 3 से मिला दीजिए। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा ने माना है, 2 से मिलाइए। डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी या हंगरी, ये गाइल्स महोदय ने, गाइल्स महोदय 1 से मिलाइए। जर्मनी के मैदानी भाग प्रोफेसर प्रोफेसर पेंका ने, 4 से मिला दीजिए। तो 3 3 2 1 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए प्रयुक्त सप्त सैंधव क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र, और ये 7 नदियां कौन सी हैं? इसमें सरस्वती, सिंधु, शतुद्री अर्थात सतलज, बिपाशा अर्थात ब्यास, परशुनी अर्थात रावी, बितिस्ता अर्थात झेलम और अश्कनी अर्थात चिनाब, इन 7 नदियों का उल्लेख है, परंतु इसमें गंगा नदी का उल्लेख नहीं है। प्राचीन भारत में किस नदी को देवीतमा, मातृतमा और नदीतमा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी को। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्यों में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31, जिनमें से ऋग्वेद में 25, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, किंतु ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती को माना गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, परंतु सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे देवीतमा, मातृतमा और नदीतमा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना इनमें सत्य कथन कौन से हैं। आर्य हिमालय से परिचित थे, ये कथन सही है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत में उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है आर्य इससे परिचित थे। दूसरा, ऋग्वेद में यमुना नदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि वैदिक कालीन लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, सही है। कारण, वैदिक काल में पशुधन चल संपत्ति का आधार था। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है कारण, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वैदिक कालीन निम्नलिखित संस्कारों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर हमें इन्हें देखिए, वैदिक कालीन जो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो ये 4 हैं इनको हमें क्रम से लगाना है। तो 4 को इसमें क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले आपका आएगा नामकरण, फिर अन्नप्राशन, फिर आपका आएगा उपनयन, फिर विवाह। 2 1 3 4 ऐसे जो है, देखिए जो 16 संस्कार हैं, सबसे पहले गर्भाधान होता है, फिर पुष्पवन होता है, पुंसवन होता है, फिर सीमांतोनयन होता है, चौथे नंबर पे जातकर्म, 5वें नंबर पे नामकरण, छठे पे निष्क्रमण, 7वें पे अन्नप्राशन, 8वें पे चूड़ाकर्म, 9वें पे कर्णवेद, 10वें पे विद्यारंभ, 11वें पे उपनयन, 12वें पे वेदारंभ, 13वें पे केशांत या गोदान, 14वें पे समावर्तन, 15वें पे विवाह और 16वें पे अंत्येष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, विवाह का प्रकार और उसकी विशेषता क्या है, इन्हें हमें सुमिलित करना है। देखिए, विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, ठीक है, मनुस्मृति में भी विवाह के 8 प्रकार को उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 विवाह जो है, जो शुरुआत के 4 विवाह है उसमें प्रशंसनीय तथा शेष 4 को निंदनीय माना जाता है। अब यहाँ पे से इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, ब्रह्म विवाह में क्या होता है? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करा दिया जाता है।
तो ये आपका ए को 3 से मिला दीजिए। दैव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करा देते हैं, तो 2 से मिला दीजिए। आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक या अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, तो ये 1 से मिला दीजिए। ठीक है, तो 3 2 1। और प्रजापत्य विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना, तो 4 से मिला दीजिए, 4 से। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3214 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से सत्य कौन से हैं। तो देखिए, पहला, इस काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, यह कथन सही है, राजा का पद वंशानुगत होता था। दूसरा, यद्यपि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक साहित्य उल्लिखित नहीं है, बिल्कुल है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम इतरे ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामवेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। पहला, यह संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका पाठ उद्गाता नामक पुरोहित करते थे, ये सही है। ठीक है, पहला कथन सही। दूसरा, यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऋग्वेद है, ये गलत है। तीसरा, जैमिनी इस संहिता की एक उपशाखा है, इसकी 3 शाखाएं हैं, इसकी 3 शाखाएं कौथुम, राणायनी, कौथुम है, राणायनी है और जैमिनी है, तो जैमिनी संहिता का एक उपशाखा है, तो तीसरा सही है, पहला तीसरा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कौन से हैं या सही कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है आरंभ में कबीले का नाम था, पर बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। दूसरा, सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। चारों आश्रम मतलब कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। यह उपयुक्त वर्णित वैदिक संहिता कौन सी है? यजुर्वेद है। यह यजुर्वेद के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और इसका पाठ करने वाले को अधर्व्यु अधर्व्यु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन अधिकारी और उनके कार्य यहाँ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण है। रत्नी जो है, जो उच्च पदाधिकारी होते थे राज्य के, उन्हें रत्नी कहा जाता था। तो देखिए, सूत जो होता था, ये राजा का सारथी होता था। सूत राजा का सारथी, अर्थात 3 से मिला दीजिए। भागदूत कर संग्रह करता, 2 से मिलाइए। पालागल विदूषक होता था, 4 से मिला दीजिए। अच्छा बाप पाशे के खेल में राजा के सहयोगी, 1 से मिला दीजिए। तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आप यहाँ पर देखें, पहला, इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ, जो अथर्ववेद है, इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं, सही है कथन। इसमें ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। इसमें मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो बताना है कौन से सही नहीं है। तो देखिए, पहला, ऋग्वैदिक काल में देवी उपासना गौड़ थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में देवी को शक्ति के रूप में परिकल्पित किया गया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य बृहद स्तर पर पशु पूजा की पुष्टि करता है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। देखिए, यद्यपि मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं जिन पर पशुओं का अंकन है, किंतु साहित्यिक साक्ष्यों के अनुरूप पशु पूजा का कोई विशेष
कोई अवशेष नहीं मिलता है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत। इसमें पूछा गलत कौन सा है, सही कौन सा नहीं है, तो दूसरा वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसके संबंध में दो कथन है, बताना है सत्य कौन सा है। तो ये 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, ये आपका बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो 1 एंड 2 ए ऑप्शन। अगला है, तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारकम में 3 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है। तो जो 3 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें, मगध, वत्स और अवंती, मगध, वत्स और अवंती, अश्मक का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही है। पहला, महाजनपदों का विस्तार पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर के पूर्व में बिहार तक एवं हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था, यह कथन आपका सही है। दूसरा, षोडश महाजनपदों में अधिकांश गणतंत्रात्मक थे, नहीं। षोडश महाजनपदों में जो है 14 आपके जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, केवल 2 जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, वज्रसंघ और मल्ल। तो यहां पर पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं प्राचीन भारत के संदर्भ में, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। तो पहला, महाजनपदों में अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे, सही है। अधिकांश महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित थे, ये दो के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन। देखिए, जो 16 महाजनपद थे इसमें से अवंती, वत्स, मगध, कौशल सबसे शक्तिशाली थे, और इनमें 16 में से 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यहां पर दो सूचियां, महाजनपद और किस आधुनिक क्षेत्र में, वर्तमान में वो किस क्षेत्र में वो स्थान है। तो देखिए, आपका अंग जो महाजनपद है ये वर्तमान के भागलपुर, मुंगेर जिले में, बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले में इसका विस्तार था। तो यहाँ पे 3 से मिला दीजिए। मगध की बात करें तो ये बिहार के पटना, गया, नालंदा जिला, तो 2 से मिलाइए। वज्र संघ जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर व वैशाली जिला, 1 से मिला दीजिए। काशी उत्तर प्रदेश के बनारस जिला, 4 से मिला दीजिए। तो 3 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर जिले में विस्तृत था। तो यह आपका कौन सा महाजनपद था, मल्ल महाजनपद। ठीक है, मल्ल महाजनपद देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर जिले में विस्तारित था। जबकि वत्स जो महाजनपद था यह आपके इलाहाबाद, मिर्जापुर, कौशाम्बी जिले में विस्तारित था। और आपका कौशल जो है, कौशल ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध क्षेत्र में था। और कुरु जो है ये दक्षिण पूर्वी हरियाणा व यूपी के मेरठ जिले में विस्तारित था। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। देखिए, पांचाल जो क्षेत्र है, पांचाल ये आपका कहां पर है, पांचाल जो है ये पश्चिमी यूपी के रुहेलखंड क्षेत्र में, तो 3 से मिलाइए। शूरसेन जो है ये मथुरा पश्चिमी यूपी, ये आपका पश्चिमी यूपी के, देखिए ब्रजमंडल क्षेत्र, मथुरा पश्चिमी यूपी, शूरसेन, तो 1 से मिला दीजिए। मत्स्य जो क्षेत्र है ये राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर में, 2 से मिलाइए। अवंती मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, तो 4 से मिला दीजिए। 3 1 2 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र को सुमेलित करना है। देखिए, चेदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, यूपी, 1 से मिलाइए। अश्मक ये जो है दक्षिण भारत, गोदावरी नदी क्षेत्र में, 2 से मिलाइए। गांधार पेशावर व रावलपिंडी पाकिस्तान का कश्मीर घाटी, पेशावर व रावलपिंडी ये पाकिस्तान में है, वह कश्मीर घाटी, तो 3 से मिलाइए। कंबोज दक्षिण पश्चिम कश्मीर, राजौरी, हजारा, कपीशा अफगानिस्तान या इस क्षेत्र में विस्तारित था, 4 से मिलाइए। 1 2 3 4 अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है महाजनपद और उनकी राजधानी में। देखिए, काशी महाजनपद की राजधानी अयोध्या नहीं वाराणसी थी, ये सही नहीं है। कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, ये फैजाबाद मंडल में था। अंग की चंपा, मगध की राजगिरी या गिरिवज्र दक्षिण बिहार से संबंधित था। अगला है,
75 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद और उनकी राजधानी को हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। वज्र संघ, वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र की राजधानी वैशाली, 3 से मिलाइए। मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, 1 से मिला दीजिए। चेदी या चेती, इसकी राजधानी क्या थी? श्रोथिवती या शुक्तिमती, 2 से मिला दीजिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, 4 से मिलाइए। 3124, 3124 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।